हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं हमारा जून 2008 का यूजीसी नेट का हिंदी का पेपर। ठीक है, जो पेपर 2 है वो हम करने जा रहे हैं। मैंने आपको दिसंबर 2007 तक क्वेश्चन 7 तक भाई 2007 तक क्या है वो यूजीसी नेट के पेपर करवा दिए हैं दिसंबर से। और जून 2008 का ये आज हमारा पेपर है भाई। एक आज हमारी 7वीं क्लास है इसकी। ठीक है, और आप सभी को पता है हमारा जो प्रोफेसर का पेपर एचपीएससी का वो भी क्या है जल्दी ही होने वाला है। तो हमारी तैयारी जो है हमें स्पीड में करनी है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको क्या है क्रमबद्ध क्लासें भी करवाने लग रही हूँ। ठीक है, हिंदी साहित्य की क्रमबद्ध अध्ययन भी मैं आपका चला रखा है मैंने। ठीक है, पीवाईक्यू भी मैंने चला रखे हैं। ठीक है, और मैंने जो हिंदी कहानी है वो भी मैंने चला रखी है। और मैंने जो ये पेपर की सीरीज है ये भी मैं आपको करवाने लग रही हूँ 2005 से लेकर 2024 तक। ठीक है, जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं हिंदी, हमारा सब्जेक्ट क्या है हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी पेपर हुए हैं मैं वो आप सभी को करवाऊंगी भाई। ठीक है, और पेपर तक ये लगा लो, सिर्फ ये लगा लो पेपर तक हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन ये पेपर है हमारे यूजीसी नेट के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का और इस पेपर का, पाणिनि के किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया। क्या पूछा भाई, जो पाणिनि थे उसे कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीति सार। तो भाई कौन सा है, तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि का ग्रंथ है और इसमें क्या है भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, पाणिनि क्या हो गया अष्टाध्यायी, जो पाणिनि है उनका ग्रंथ कौन सा है अष्टाध्यायी है। ठीक है, और जो ये है ग्रंथ अष्टाध्यायी ये क्या है एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है भाई ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें संस्कृत भाषा और व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है अष्टाध्यायी को संस्कृत और संस्कृत भाषा का क्या है सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। और जो महाभाष्य है भाई, जो महाभाष्य ग्रंथ है उसके रचयिता पतंजलि है। ठीक है, पतंजलि है भाई। ठीक है, और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में ही मिलता है। क्या भाई जो अपभ्रंश शब्द था ठीक है उसका सबसे पहले प्रयोग किससे मिलता हमारे महाभाष्य में ही मिलता है। फिर उसके बाद है भाई योग वशिष्ठ। ठीक है, ये भी क्या है ये भी संस्कृत का ही क्या है एक ग्रंथ है। ठीक है, और कवि वाल्मीकि परंपरा अनुसार योग वशिष्ठ के जो योग वशिष्ठ है वो इसके रचनाकार है भाई। और मेरे को ये बृहस्पति नीति सार के बारे में मेरे को भाई थोड़ा दिमाग से फिसल गया है, मेरे को ध्यान नहीं है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना भाई ये किसका तो ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें क्या कुछ है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो कौन है भाई प्रथम लेखक पूछा हिंदी साहित्य के इतिहास का। जॉर्ज ग्रियर्सन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर है या गारसा दत्तासी है। तो गारसा दत्तासी है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक। और आप सभी को पता है जो गारसा दत्तासी है इन्होंने भी क्या है फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और क्या नाम था उसका इस्तवार, क्या भाई इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, क्या भाई इस्तवार द ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी था। ठीक, और ये दो इसके क्या भाई दो भाग प्रकाशन हुए थे। पहला भाग हुआ था 1839 में और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1947 में। ठीक है, और ये भाई और जो लक्ष्मी सागर वार्षणेय जी थे ठीक है उन्होंने गारसा दत्तासी के ग्रंथ था जो इस्तवार दाला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था और हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से
किया था भाई। कब किया था? 1952 में किया था। ठीक है। अगला भाई जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी एक क्या है भाई, इतिहास की पुस्तक लिखी थी, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक लिखी थी। और क्या नाम था उसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, और 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये इसमें भाई सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया था। ठीक है, सब ऐसे पूछा जाए ना भाई, सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास कौन से हिंदी साहित्य ग्रंथ में किया गया है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया है भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या भाई, इन्होंने भी क्या हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और 1929 का प्रकाशन वर्ष था। और यह पुस्तक क्या थी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण थी। ठीक है, और आज मैं जो आपको बुक करवाती हूँ और जो मैंने नोट्स बना के आपको क्रमबद्ध अध्ययन करवाने लग रही हूँ, वो भी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में से ही सारा कुछ है। ठीक है, और एक रह गए हमारे शिव सिंह सेंगर। ठीक है, जो शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने भी क्या था? हिंदी साहित्य की एक पुस्तक लिखी थी। उसका क्या नाम था? शिव सिंह सरोज। क्या था भाई? शिव सिंह सरोज था, सरोज। और 1893 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसमें लगभग, ये याद रखना जो आपको बता रही, इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी रचनाएं क्या थी? शामिल थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो किस भाषा का प्रयोग हुआ भाई वीर रस की रचनाओं में आदिकालीन साहित्य में? पूछा है। तो पिंगल में नहीं, बुंदेली नहीं, तो डिंगल भाषा का क्या है इसमें प्रयोग हुआ है। और आप सभी को पता है डिंगल भाषा कौन सी होती है? अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी। ठीक है, कौन सी? अपभ्रंश प्लस में क्या है? राजस्थानी। ठीक है, तो उस भाषा को क्या कहा जाता है? उसको डिंगल भाषा कहते हैं। और पिंगल भाषा को क्या कहते हैं? ब्रज प्लस में, ठीक है, ब्रज प्लस में अपभ्रंश। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? पिंगल भाषा कहेंगे। और बुंदेली का आपको सभी को पता है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली एक बोली है। और प्राकृत भाषा जो है वो भी अपभ्रंश की पूर्व की अवस्था तथा पाली के बाद की क्या है? ये अवस्था है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी। चौथा क्वेश्चन हमारा, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? और साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? वो है हमारे सूरदास जी भाई। ठीक है, तो क्या है इसकी विषय वस्तु? तो इसकी विषय वस्तु है नायिका भेद। क्या है भाई? साहित्य लहरी में नायिका भेद है और ये सूरदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ठीक है, तो किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि पूछा है। मंजन, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबुन को? तो कुतुबुन को क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम कवि माना है। और आप सभी को पता है जो कुतुबुन है, ठीक है, उसकी रचना का क्या नाम था? मृगावती। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताती चल रही हूँ भाई, क्या है आपके जो डाउट है वो साथ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, मृगावती थी इनकी, कुतुबुन की रचना, और 501 ईस्वी में थी। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम कवि माना है भाई। और जो मंजन है इनकी थी भी कौन सी? मधुमालती, मधुमालती। और प्रकाशन हुआ था इसका 1545 ईस्वी में। ठीक है, और आप सभी को पता है इसके नायक, ये नायक भी पूछे जाते हैं, नायक मनोहर था और नायिका इसकी मधुमालती थी। जब मैंने आपको आदिकाल के क्वेश्चन आंसर करवाए थे तब मैंने ये सभी आपको करवाया था भाई। और जो जायसी थे इनकी क्या थी? पद्मावत। आप सभी को पता है पद्मावत, पद्मावत। ठीक है, और 1540 में इसका प्रकाशन हुआ था पद्मावत का। ठीक है, और इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन थे भाई, रतन सेन। और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की क्या इसमें प्रेम कथा वर्णित है। और आप सभी को पता है जो मुल्ला दाऊद है इसकी क्या हमारी चंदायन है। ठीक है, इसमें लोर और नायिका भाई, जो नायक लोर है और नायिका क्या है इसमें चंदा है, इनकी प्रेम कथा चलती है। और चंदायन का प्रकाशन वर्ष 1379 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जे हाल मिस की मुकुल तगाफूल दुराई नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है?
तो ये किसकी है भाई? अमीर खुसरो की है, मुल्ला दाऊद की, चंद्र बरदाई की, रसलीन की। तो ये अमीर खुसरो की क्या है? पंक्तियाँ भी। और पंक्तियाँ आपको याद करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। जब ये आपको याद होगी, ऐसी कोई इसकी ट्रिक नहीं है जिससे हम इसको याद कर सके। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, तो कोरवी, बुंदेली, मारवाड़ी या कन्नौजी। तो भाई देखो, इन टिक पे मत जाना। जब मैंने अपना पेपर दिया था यूजीसी नेट का, ठीक है, जब मैंने तैयारी की थी, जब मैंने ये निशान लगा रखे हैं, तो आप टिक पे ध्यान मत देना। जो मैं आपको बता रही हूँ आप उस पर ध्यान देना भाई। ठीक है, तो कौन कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो कोरवी भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन मारवाड़ी नहीं है भाई पश्चिमी हिंदी की बोली। ठीक है, फिर मारवाड़ी किसकी है? मारवाड़ी है राजस्थानी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है भाई मारवाड़ी। अब 8वां क्वेश्चन है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है? तो किसका योगदान नहीं होता भाई शब्द रचना में? प्रत्यय का होता, बिल्कुल होता, धातु का भी होता, उपसर्ग का भी होता, लेकिन पद का नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ठीक है, तो बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। देखो भाई, मैंने आपको प्रत्यय की क्लास भी प्रोवाइड करवा रखी, मेरे चैनल पर है। हिंदी व्याकरण की मैंने काफ़ी सारी क्लासें दे रखी, प्लीज़ आप उनको भी देखना, आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बचपन, लड़के, एकता नहीं भाई, मातृत्व में है भाई क्या? रूप साधक प्रत्यय है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता से, त्रिवेंद्रम से, मुंबई से या हैदराबाद से? तो हैदराबाद से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी, और ये क्या थी? द्विमासिक थी भाई, 2 महीने में निकलती थी। ये पत्रिका द्विमासिक थी। ठीक है, और ये हैदराबाद से निकलती थी, और इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, और आर्येंद्र शर्मा इसके संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां हमारा, ये भी क्या एक पंक्ति है। रावरे रूप को रीति अनुप न्यो नो लागत जो जो निहारी, किसकी पंक्ति है? ठीक है भाई, रावरे रूप को रीति अनुप न्यो नो लागत जो जो निहारी, तो ये किसकी है? ये घनानंद की पंक्ति है भाई। किसकी है? ये है भाई हमारे घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, देखो भाई, घनानंद की ये पंक्ति है। ठीक है, और देखो बोधा की एक पंक्ति है। आज मैंने आपको रीतिकाल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, मैंने उसमें जितने भी हमारे कवि हैं, मैंने उनकी पंक्तियां भी साथ के साथ करवाई हैं उन क्वेश्चनों में, और डिटेलिंग के साथ मैंने वो क्वेश्चन करवाए, तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चनों को देख लेना। तो बोधा की कौन सी पंक्ति बताई है? यह प्रेम को पंथ कराल, क्या है? यह है प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। ठीक है, ये किसकी है? बोधा की है। और ठाकुर की क्या है? ठाकुर की है भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप। क्या भाई? भूप से लसत कवि, और कवि से लसत भूप। भूप क्या होता है? राजा। ठीक है, और देव की अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, ये क्या है? देव की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है 12वां, कैसव कहीं न जायका कहिए, देखा तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रही, किस कवि की पंक्तियां? तो केशवदास की, तुलसीदास की, सूरदास के, नंददास की। तो तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं भाई। और आप सभी को पता है, ये विनय पत्रिका की, जो विनय पत्रिका, ठीक है, हमारे तुलसीदास ने लिखी थी, उसकी ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? जो मिस्र बंधु थे वे 3 भाई थे भाई, और इनमें से पूछ रखा है भाई, उनमें से कौन ऐसा है जो मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो सुखदेव बिहारी है, श्याम बिहारी है, गणेश बिहारी है, लेकिन कृष्ण बिहारी बंधुओं में शामिल नहीं है भाई। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना भाई। अगला है, इनमें से नई कविता आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है? नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा ऐसा कहानीकार है जो नहीं जुड़ा है? जो नीचे दे रखे हैं कहानीकार उनमें से।
तो मोहन राकेश जुड़े हैं नई कहानी से, कमलेश्वर नई कहानी से, राजेंद्र यादव नई कहानी से है, लेकिन ज्ञान रंजन जो है वो नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े, ये पहल से है। ठीक है, इनकी पहल पत्रिका थी। ठीक है, और ये नई कहानी पत्रिका से जुड़े थे, और ज्ञान रंजन क्या है, पहल से जुड़े थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। ठीक है भाई, ऐसा ये गंगोली गांव है जो किस उपन्यास में आया है वो हमें बताना है। जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, प्रतिपरीत कथा या आधा गांव। तो ये आधा गांव में क्या है, गंगोली गांव आया हुआ है। जो आधा गांव है, ऐसे ही पूछा जाता है भी आधा गांव में कौन से गांव का, जो आधा गांव है उसमें किस गांव का जिक्र हुआ है, तो गंगोली गांव का जिक्र हुआ है। और जो आधा गांव है वो राही मासूम रजा द्वारा लिखित क्या है, एक उपन्यास है भाई। ठीक है, और जो हमारा जल टूटता है, ठीक है, ये किसका है, ये है भाई रामदर्श मिश्र जी का है ये। ठीक है, और जो अलग अलग वैतरणी है वो है शिव प्रसाद सिंह का। किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है। अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का है भाई। और एक रह गया लास्ट हमारा प्रतिपरिकथा, ये हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी का। किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का, जिन्होंने क्या है मेला आंचल लिखा था उनका। और मेला आंचल क्या है, हमारा आंचलिक उपन्यास है। अगला है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। जो कोर्ट मार्शल नाटक है, ठीक है, और ये किसका है, स्वदेश दीपक का है भाई। कोर्ट मार्शल नाटक किसका है, स्वदेश दीपक का है। ठीक है, तो ये किस समस्या पर आधारित है। ठीक है, देखो ऐसे ही पूछ सकते हैं कोर्ट मार्शल की विधा क्या है, तो ये नाटक है। तो ये नाटक किसका, स्वदेश दीपक का है। अब इसमें पूछ रखा भाई किस समस्या पर आधारित है, 4 क्वेश्चन है यहीं पे। तो ये जातिवाद पर क्या है, आधारित है भाई। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, विजय देवनारायण शाही की कविता किस शतक से संग्रहित है। ठीक है, जो विजय देवनारायण शाही है वे कौन से शतक से संबंधित है, और उनकी कविताएं किस शतक में है भाई। तो तीसरे में, चौथे में, तार शतक में, दूसरे शतक में। तो तीसरे शतक में क्या है, विजय देवनारायण शाही की क्या है, कविताएं संग्रहित हैं। तो अब देखते हैं भाई, जो तीसरा शतक है उसका प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में। ठीक है, और पहले का 1943 में। ठीक है, दूसरे का हुआ था 1951 में। भैया याद करने पड़ेंगे, पूछ लिया जाता है। ठीक है, और चौथे का था 1979 में, 79 में भी। ठीक है, ये हुआ था। और इनमें जो तार सप्तक था इसमें सात कवि थे। हर सप्तक में 7 कवि थे। ठीक है, और 7 कवियों की क्या थी, उसमें कविताएं संकलित थी भाई। एक और जितने भी सप्तक के कवि है आपको वो सभी अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। ठीक है, क्या भी विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। आधा गांव है भाई, सूखा बरगद भी है, झूठा सच भी है, लेकिन आखिरी कलाम क्या है, विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। और आखिरी कलाम जो है वो किसका है, दूधनाथ सिंह का है। किसका है, दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। ठीक है, और इसमें भाई क्या है, ये जातीय विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। जो आधा गांव है राही मासूम रजा द्वारा, ये क्या है, ये भी क्या है, विभाजन की समस्या पर आधारित है। सूखा बरगद है, ये है मंजूर श्याम का। ठीक है, ये भी क्या है, विभाजन समस्या पर आधारित है। और जो झूठा सच है, ठीक है, ये किसका है, यशपाल का है। ये हमारे यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है, आधा गांव भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। ठीक है, और जो झूठा सच है इसके 2 भाग हैं। ठीक है, एक भाग है वतन और देश, पूछा जाता है भाई। ठीक है, पहले भाग में है, क्या नाम पहले भाग का, वतन और देश। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1958 में। ठीक है, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। क्या है, देश का भविष्य।
ये है 1960 का भाई, 2 साल बाद आया था ये। अगला क्वेश्चन है छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है। ठीक है, छायावाद का पतन ये किसका ग्रंथ है भाई। नामवर सिंह का, विजय देवनारायण शाही का, डॉक्टर देवराज का या देवराज उपाध्याय का। तो ये डॉक्टर देवराज का क्या है भाई, ग्रंथ है। ठीक है, और 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर जो हमारे नामवर सिंह है, इनका क्या है, इनका भाई इनका है सबसे महत्वपूर्ण है इनका कहाँ, इनका भाई रुक जाओ, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, ये आलोचनात्मक कृतियां हैं भाई। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान है नामवर सिंह का। ठीक है, इसके बाद है विजय देव नारायण शाही का, उनका भी एक ऐसा ही प्रमुख बताऊंगी। उनका है लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर क्या है, एक बहस है। ये भी क्या है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, और कौन रह गए, देवराज उपाध्याय। ठीक है, इनका है साहित्यिक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी। ठीक है, देवराज उपाध्याय का है। अगला है क्वेश्चन 20वां, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। तो किसकी अभी ठेले पे हिमालय, तो ये धर्मवीर भारती की क्या है, ये रचना है भाई। ठीक है, आगे है भाई स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है, 21 से लेकर 27 तक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉरी 21वां क्वेश्चन है भाई स्थापना और तर्क का। जैसे स्थापना है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरता कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता, ये क्या है, गलत है। सौंदर्य हमेशा मनोगत होता, वस्तुगत नहीं होता है भाई। तो पहला ठीक है, ए ठीक है, आर क्या है, गलत है भाई। ठीक है, ए ठीक है, आर गलत है, ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्थापना है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है, क्योंकि देखो बीच में लगा के देख लेना, क्योंकि तर्क आए ना, जब क्योंकि लगा के देख लेना, अगर उनका मेल सही हो गया तो दोनों ठीक है, नहीं तो उसमें एक गलत और एक सही जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गौतम के वैराग्य में यशोदा के प्रति आकर्षण नहीं, ठीक है, बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उसका संकल्प कारणभूत था, ये क्या है, ठीक है, इसलिए पहला क्या हो गया, गलत है, क्योंकि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, तो बी गलत है, और आर क्या है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। स्थापना भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, भक्ति हो चाहे प्रेम, उसमें सबसे पहले क्या हमारा समर्पण होना चाहिए। भक्ति और प्रेम सब के परित्याग से संभव, दोनों ही क्या है हमारे ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ए और आर दोनों सही है। अगला है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उपरे मोती मोती मानस चुन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और नीर है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है स्थापना है, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंतृप्त है, क्योंकि रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है, दोनों सही है ये भी। प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वेन समाये, क्योंकि प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता, नहीं भाई गलत है, पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तो आर सही है, ए सही है, सॉरी आर क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। ठीक है, बिल्कुल सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं, ये भी क्या है, ठीक है, दोनों ही क्या है हमारे सही है, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है, ए और आर दोनों सही है भाई। और हमारा अब 28वां क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। ठीक है, जो युग्म ठीक है वो हमें बताना है।
तो रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है भाई, ये है राममूर्ति त्रिपाठी का, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जी का है, त्रिपाठी। ठीक है। रस मीमांसा, ये देखो ये गलत दे रखे हैं, ये उल्टे से दे रखे हैं, मैं यहीं से मिलान कर देती हूँ आपका। देखो रस विमर्श है इनका राममूर्ति त्रिपाठी का, रस मीमांसा किसके हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। इसका देखो ये आना था, इसका ये आना था। और रस सिद्धांत किसका है, जो रस सिद्धांत है वो है, ये नहीं है, वो है डॉक्टर नगेंद्र का भाई, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। और जो डी है रसक रंजन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। और भाई इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, जो रस विमर्श है उसका है 2010 का, लिख लेना कहीं पर ये। और रस मीमांसा 1949 में प्रकाशित हुई थी, रामचंद्र शुक्ल जी की है ये। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है, 1964 में प्रकाशन हुआ था इसका। और जो रसक रंजन है वो 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है भैया। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, जो गलत है वो हमें बताना है। बर्वे रामायण तुलसीदास की, बिल्कुल ठीक है। बर्वे नायिका वेद भेद रहीम के, बिल्कुल ठीक है। कृष्ण गीतावली सूरदास जी की नहीं, ये तुलसीदास की है। ये क्या हमारा इसमें असंगत पूछ रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। विज्ञान गीता केसरदास की है, ये भी क्या है, बिल्कुल हमारा ठीक रहेगा भाई। अब हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है भाई, इसमें गलत पूछ रखा है, असंगत कौन सा है। तो माधवी दूधनाथ सिंह, यही क्या है, गलत है। माधवी दूधनाथ सिंह कहीं नहीं है, ये भीष्म साहनी का नाटक है। क्या भाई, भीष्म साहनी का नाटक है ये। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। ठीक है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी का नाटक है। और मृदुला गर्ग का एक और अजनबी है। ठीक है। दोनों ये सभी क्या है, ठीक है। बस एक ही ऑप्शन पहले वाला क्या है, गलत है। ये दूधनाथ सिंह का नहीं, भीष्म साहनी जी का नाटक है भाई। ठीक है। और इनका प्रकाशन वर्ष बताऊं, ठीक है। माधवी का है 1983, द्रौपदी का है 1972। ठीक है। और वही इनका मेरे को ध्यान नहीं है दोनों को। अब आगे भाई प्रकाशन वर्ष वाले। ठीक है। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है, तो माँ है उसका भाई प्रकाशन वर्ष 1929 है। ठीक है। श्यामा का जो माँ है उसका भाई क्या है, 1929। श्यामा का है 1888। और जो सती मैया का चोरा है उसका 1959। और सोना माटी का है 1993, सॉरी 83, 1983। तो सबसे पीछे आएगा श्यामा सौपन, 1988 है। नहीं भी, सॉरी 1988 वाला नहीं आएगा। सबसे पहले 1988 का आएगा पहले, श्यामा सौपन 1988, फिर 1929 माँ, सती मैया का चरण 1967, और सोना माटी 1983। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा भाई। और ये रचना बता देती हूँ किसकी है। जो श्यामा सुंदर है वो है जगमोहन सिंह की, किसकी है, जगमोहन जी की है, जगमोहन सिंह की है। और जो माँ है वो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की, और जो ताई है वो भी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है। ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है ताई भी। और सती मैया का चोरा है वो है भैरव प्रसाद की, किसकी है, भैरव प्रसाद गुप्त की है। और सोना माटी किसकी है, ये है विवेकी रॉय की, किसकी, विवेकी राय की भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है। जो कहानी है उसका हमें क्या है, सही अनुक्रम बताना है। तो ममता 1929, ठीक है। गूंगे 1944, सुख में जीवन 1911, और जिंदगी और जोक 1958। तो 1911 सबसे पहले आएगा, सुख में जीवन सबसे पहले, इसलिए सभी कट गए। बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद ममता 1929, फिर गूंगे 1944, ठीक है। और जिंदगी और जोक 1958 भाई। और जो ये सुख में जीवन है ये हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, और बहुत ही फेमस क्या है, हमारी कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, सुख में जीवन। और ममता है ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ममता किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है।
और जो गूंगे है, गूंगे कहानी है वो राघे राघव की है। किसकी? राघे राघव की है। और जो जिंदगी और जोक है, ये तो काफ़ी फेमस है, ये इसका तो सभी को पता होगा, अमरकांत की ये कहानी है भाई। अगली है कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। पत्रिकाओं का अनुक्रम हमें लगाना है। कहते देखो आप सभी को कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा, आपने अगर पत्रिकाएं की होगी तो सबसे पहले आनंद कादम्बिनी आती है। ठीक है, हमारी सबसे पहली पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। ठीक है, और मैंने ये भी आपको करवा रखी है, जो मेरे भाषा वाली जो आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है उसमें ये सारी है भी। ठीक है, तो आनंद कादम्बिनी 1881 है ये। ठीक है, सबसे पहले यही आएगी। सरस्वती 1900 में, और 1916 में श्री शारदा, और प्रतीक 1947 में भी। और जो आनंद कादम्बिनी थी, ठीक है, ये क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी। क्या थी? मासिक पत्रिका थी, और मिर्जापुर से निकलती थी। ये काफ़ी बार पूछा गया, कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से निकलती थी, और 1881 में, ठीक है, निकली थी। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज क्या थे? इसके संपादक थे। कई बार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज इसके संस्थापक है। और सरस्वती तो आपको पता है सबसे फेमस क्या है हमारी पत्रिका है, ये मासिक पत्रिका थी। 1900 में इसका प्रकाशन हो गया था, और ये कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से निकलती थी। और सबसे पहले संपादक थे इनके चिंतामणि घोष। कौन था भाई? चिंतामणि घोष है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और 1903 में इसका संपादक का किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था, जो 1903 से लेकर 1920 तक रही थी भाई इसकी। ठीक है, ये याद जरूर करना आपको, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है भाई पेपर में। और जो श्री शारदा है, ये भी क्या मासिक पत्रिका थी, और जबलपुर से निकलती थी। और प्रति क्या है? ये द्विमासिक पत्रिका थी, ये इलाहाबाद से निकलती थी भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? कब क्या पूछा? काव्य संग्रह दे रखे, उनका प्रकाशन का सही अनुक्रम हमसे पूछा है। ठीक है, जो ये वल्लभ वीणा ग्रंथि गुंजन है, ये किसके है भाई? किसके काव्य संग्रह है? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, ये है सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत के ये क्या है? सभी ग्रंथ हैं। सबसे पहले आएगा पल्लव। ठीक है, पल्लव वीणा ग्रंथि गुंजन। पल्लव वीणा ग्रंथि गुंजन, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पल्लव वीणा ग्रंथि गुंजन। तो पल्लव 1929, वीणा 1927, ग्रंथि 1929, और गुंजन 1932 रही। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, और ये सुमित्रा नंदन पंत के सभी काव्य संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो किसके पूछा है? यशपाल जी है, उसके उपन्यास दिए गए हैं, और उनका सही अनुक्रम पूछा है भाई। तो उनके अनुक्रम में है दादा कामरेड सबसे पहले आएगा, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। झूठा सच सबसे बाद में आता है। झूठा सच है, उसके दो पार्ट, एक 1958 और एक 1960 में भाई। ठीक है, तो दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, झूठा सच 1958 में भी। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। अब क्या है? जो निबंध है उनका सही अनुक्रम पूछा है भाई। 36वां क्वेश्चन है हमारे पास। तो कल्पलता श्रृंखला की कड़िया से शंभू के चिट्ठे और रसक रंजन। ठीक है, अभी रसक रंजन सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था, पीछे ही हमारा गया है। ये किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और कब का है? 1920 का है भाई। किसका है? 1920 का है। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे किसका है? ये बालमुकुंद गुप्त जी का है, और 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है, क्योंकि सबसे पहले यही थे हमारे लेखक। फिर है श्रृंखला के कड़िया, ये महादेवी वर्मा की है, और ये 1942 का निबंध है। ठीक है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और 1951 का ये निबंध है। तो सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे आएंगे वे सबसे पहले। ठीक है, तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। फिर रसक रंजन आएगा 1920, फिर श्रृंखला की कड़िया, फिर कल्पलता भी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा। अब भाई आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रह दे दिए हैं। आगे के
काव्य संग्रह दिए गए हैं, आज्ञे जी के काव्य संग्रह है, उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है। पहला है, सबसे पहला इनका इत्यलम आएगा, ठीक है, इत्यलम, ठीक है, सबसे पहले यही है, ठीक है। तो देखो सीधा हमारा डी ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। इत्यलम 1946, हरिघास प्रसंग 1949, कितनी नाव में 1967, और कितनी कितनी नाव में कितनी बार 1967 में गई, ठीक है। और सागर मुद्रा 1970 में। तो आपको जितने भी ये रचनाएं हैं, जैसे सीधी कवियों से पूछ ली जाती है, लेखकों से पूछ ली जाती है, उपन्यास है, काव्य रचनाएं हैं, तो आपको अच्छी प्रकार से इनको याद करना होगा। अगर आपको प्रकाशन वर्ष की याद नहीं है और आपको लगातार याद कर लिए वो, तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा, और लिख लिख के जरूर आपको देखना है भाई। 38वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है, ठीक है भाई। भाषा के साथ क्या हमें मिलाना है। तो जसुमती हरिपाल ने झुलावे, तो क्या है भाई, ये ब्रज की है, ये ब्रज भाषा की है ये, ठीक है। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुज लघु बेस सुहावा, तो ये हमारी अवधि भाषा की है। 5वां है, अतिरंग स्वामी सुमति, राती बेटी राजा भोज की, तो डिंगल। देखन है नगीना अंगूठी है, जग अंगूठी को हरकत नगीना लग है, ये है दखनी में। तो ए का 3 बी का 5, ए का 3 बी का 5, ए का 3 बी का 5 भाई, ए ऑप्शन में है, ठीक है, इसलिए सारे कट हो गए, ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 39वां, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनकी सही भाषा के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। एयू कहाँ पे बोली जाती है, कौन सी की भाषा की, ये अपभ्रंश की है। आइल ये भोजपुरी की है। आवा अवधि की है। आयो ब्रज की है भाई, ठीक है। तो ए का 3 बी का 5, ए का 3 बी का 5, ए का 3 बी का 5, ये क्या है, बी ऑप्शन क्या है, ठीक रहेगा इसका भी, ए का 3 बी का 5। अगला है, काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ काव्य ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या है, इनके रचनाकार दे रखे हैं, और हमें इसका क्या करना है, इनको सुमेलित करना है भाई। तो पहले है सतरंगिनी, सतरंगिनी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। सतरंगे पंखों वाली, ये नागार्जुन की है। अणिमा निराला ऋतुबरा, ये है केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, मान लो मेरे को ये नहीं पता था ऋतुबरा, लेकिन हमको 3 तो पता थे। अगर आपको सबसे पहले आपको वही ऑप्शन का मिलान करना जिसको जो आपको आता है, ठीक है। तो मेरे को देखो 3 आते थे, 1 नहीं आता, फिर भी हमारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, देखो 2 में ही हो गया भाई हमारा काम, इसलिए ये सभी काट देंगे, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित करना। भाई एक तरफ पंक्तियां दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखे, अलंकार दे रखे हैं, ठीक है। देखो पहला है, मुख नहीं चंद्रमा, ठीक है। क्या भाई, मुख नहीं, ये क्या है, चंद्रमा है। मुख नहीं, ये है चंद्रमा, तो अपहुंती, मुख तो चंद्र ही है, ये है क्या भाई, रूपक। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, ये है भ्रांति, क्योंकि इसको भ्रांति हो रही है भाई, चेहरा देख लिया और उसको चांद का आभास हो गया। मुख है कि चांद, इसमें क्या है, संदेही हो गया, ठीक है। तो ए का 2, ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का, ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और आप सभी को पता है, पहले भी मैंने करवाया, 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है और आज फिर बता रही हूँ। अब देखते हैं, पहले संदेह अलंकार किसे कहते हैं। देखो, जब उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए, ठीक है, एक उपमेय होता है एक उपमान होता है, उसमें क्या संदेह हो जाए तो वहाँ पे संदेह अलंकार जरूर होगा भाई, ठीक है। जैसे मुख है कि चांद, ठीक है, ये मुख हो गया, ये उपमेय एक उपमान, ठीक है, इसमें क्या हो गया, संदेह हो गया। अब है अपहुंती, उसमें उपमेय में उपमान का आरोप लग जाए, निषेध हो जाए, ठीक है, वहाँ अपहुंती होता है। रूपक, जहाँ उपमेय में, रूपक में क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद या आरोप हो जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और भ्रांति में आप सभी को पता है भाई, रूप रंग क्रम आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अनेक किसी वस्तु का भी जैसे भ्रांति हो जाती है, इसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं।
अगला है 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। तमस, तमस किसका है भाई? यह है बिशम सहानी जी का है और 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था। पीली आंधी, पीली आंधी किसकी है? किसकी है पीली आंधी? प्रभा खेतान जी की है, प्रभा खेतान जी की है और 1996 में इसका प्रकाशन हुआ था। अंधेरे बंद कमरे में 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये किसकी है? मोहन राकेश जी की है। सॉरी, उपन्यास है, मोहन जी राकेश जी का ये उपन्यास है। और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है और इसका प्रकाशन हुआ था 1988 में भी। ठीक है। अब तमस बिशम सहानी 4, ए का 4 बी का 5, ए का 4 बी का 5, ए का 4 बी का 5, ये ऑप्शन ठीक है और ये सभी कट हो जाएंगे। अगला 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। एक तरफ पंक्तियां दे रखी है भाई, ये क्या है? क्वेश्चन ही गलत दे रखा, अलंकार नहीं दे रखे। ठीक है, इसमें अलंकार नहीं दे रखे हैं। ठीक है, जो पंक्तियां दे रखी है और कवियों के साथ क्या है इसका मिलान कर रहा है। ठीक है, आपको दिख गया होगा कवियों के साथ इसका मिलान करना है। तो पहली पंक्ति है, धूर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये है पंत जी की पंक्ति। यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, ये है धूमिल जी की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये है मुक्तिबोध की। आगे प्रियबंध केस कमली गुफा, ये है हमारे अज्ञे जी की। ठीक है, और ये जो जितनी भी ये काव्य पंक्तियाँ ये सभी हमारे यूजीसी नेट और प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में से है। ठीक है, ये सभी लगी हुई हैं कविताएं। ठीक है, तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 दो में है और ये कट गए। उसके बाद देखते हैं सी का, तो नहीं होगा, सी का 5 मुक्तिबोध, सी का 5, सी का 5, इसमें डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित करना। भाई एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ संधियाँ दी गई है, उनका क्या करना है? मिलान करना है। निहि प्लस निरोग, निहि प्लस में रोग, निरोग तो क्या होगी भाई? विसर्ग संधि होगी। निहि, निहि आ गया, निहि प्लस में रोग, निरोग। ठीक है, तो क्या आएगा? विसर्ग संधि। पहले का 3 विसर्ग संधि। दीर्घाकार दीर्घ संधि होगी क्योंकि इसमें पहले ही दीर्घाकार हो गया। सदाचार सत्य प्लस में आचार, इसमें व्यंजन संधि है। प्रत्येक प्रति प्लस में एक यण संधि है। तो ए का 3 हो गया, बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 हो गया है और बी का 1, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगला है 45वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ काव्य लक्षण दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके आचार्य दे रखे हैं, उनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, पहला है शब्दों साहित्य काव्यम, तो ये भामा का है। तदो सदा शब्दों सगुना वन कृति पुनः ज्ञापी, तो ये मम्मट का है भाई। वाक्य रसात्मक, ये विश्वनाथ का है। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ जी का है। ठीक है, तो पहले का ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 ए का 2 सॉरी ए का 2 बी का 4 है, ए का 2 बी का 4 है, ए का 2 है, ए का 2 बी का 4, सही ऑप्शन क्या है? ठीक है भाई। और देखो भाई इनका जो हिंदी में इसका हम वो करते हैं, अर्थ बताती हूँ आपको। शब्दार्थ साहित्य काव्यम, तो इसका अर्थ होगा शब्द और अर्थ सहित भाव काव्य कहलाता है। क्या है? शब्द और अर्थ सहित भाव क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अगला है तदो दोषो शब्दार्थ सगुना वन कलंती पुनः क्यापी, दोष रहित, क्या है भाई? दोष रहित और
गुण तथा अलंकार सहित, गुण तथा अलंकार सहित शब्दार्थ का नाम क्या है? काव्य है। आगे है वाक्य रसात्मक काव्यम, ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है। क्या भाई? ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है, क्या है? काव्य कहलाता है। अगला है रमणीयात प्रतिपादक है शब्द काव्य। ठीक है, वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपाद्य करता है वो काव्य कहलाता है। ठीक है, अगला भाई एक गद्य का अवतरण दे रखा है, उसको पढ़ के हमें क्वेश्चनों के आंसर लगाने हैं। तो हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। आप भी, मैं आपको पाठन कर रही हूँ, आप उसको समझ लेना। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहर, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरोधा का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी में प्रगल्भ वक्रता देते सुन व्यक्ति का जो चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मधुरता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है। आदि कवि वाल्मीकि की इसी वाणी का सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और अमंगल की यह ज्योति अधर्म अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है। इससे कवि हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है। रोष, हाहाकार और धमस का दृश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद कला के रूप विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी और उन्मुख जलवंत रोष है और उसके और सब और करुणा दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है, यदि किसी और धमस और हाहाकार है तो और सब और उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने जन काव्य में अधर्म के प्रभाव और धर्म की जय का सौंदर्य का प्रत्यक्ष किया है भाई। ठीक है, ये क्या था? हमारा एक गद्य दिया गया था भाई। अब इसके क्वेश्चन है। अब कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसमें है? जो कर्म क्षेत्र है उसका सौंदर्य किसमें है? अन्याय के प्रति रोष दिखाने में नहीं, लोगों के प्रति मृदुता में नहीं, विरोधी भाव के सामंजस्य में क्या है? कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है भाई। ठीक है, अगला है क्वेश्चन। सूत्रधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है? तो क्या प्रक्रिया मन में उठती है? सामंजस्य की कमी दिखाई देती है? नहीं, उसका अज्ञान प्रकट होता है, उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है भाई। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव क्या हो सकते हैं? भ्रष्टाचार और क्लेश, विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव पूछे हैं। भ्रष्टाचार और क्लेश, रक्षा और मंगल का भाव भाई। अगला है 49वां क्वेश्चन। आनंद कला के विकास से लेखक का क्या तात्पर्य है? जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना, अधर्म को अधर्म से काटना, अन्याय के प्रति रोष प्रकट करना, या सारे भाव रूप व्यापारों में उचित सामंजस्य स्थापित करना आनंद कला के विकास में लेखक का तात्पर्य है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इस गद्य अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य, ये क्या है? इसका शीर्षक रहेगा भाई। तो इसी के साथ ही भाई आज हमारा जून 2008 का पेपर, हिंदी का पेपर क्या हमारा कंप्लीट होता है, यूजीसी नेट का। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कहीं पे डाउट है या नहीं है। ठीक है, और भाई मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।